तो आज हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें ज्यादातर मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है उसी पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन रहता है कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। समझ गए? ये क्या हो गया, वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि केमिकल इक्वेशन है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो जो आगे वाला चीज होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। समझ गया ना। और जो बाद में जो बनता है रिएक्शन के बाद उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इतना चीज तो पता होना चाहिए। समझ गया ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ये राइट हैंड साइड है हमारा। समझ गया ना। प्लस का साइन, अगर दो चीज बन रहा है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट भी दो है तो प्लस का साइन से उसको जोड़ेंगे, और प्रोडक्ट भी अगर दो गो है तो उसको इस तरह से जोड़ेंगे, प्लस में ये एरो का हेड होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ में यही सब चर्चा किया गया है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। देखो वही वाला इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है कि मैग्नीशियम को अगर एयर में रखिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। समझ गया ना। मैग्नीशियम प्लस O2 तो क्या बन जा रहा है, MgO बन रहा है। अब देखो यहाँ पे अब मेन चीज होता है कि अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन को, जैसे यहाँ पे जिंक लिखा हुआ है, जिंक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, मिल के क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। और प्लस में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे लिखेंगे तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4 होता है। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H होता है। लेकिन ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं। समझ गए? अब देखिए क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम अगर देखोगे, यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन कितना है, दो गो है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक है। तो यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, या H2 गैस यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। समझ गया ना, ऐसे करके। और जिंक को कौन ले गया, सल्फेट ले गया, तब ये बैलेंस होता है। समझ गया ना। यहाँ 2 डालेंगे तब जाके ये बैलेंस होगा। तो ये आपका देखिए नीचे बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। समझ गया ना। सिर्फ वैसी हाइड्रोजन लिख देने से बैलेंस नहीं होगा, ये एकदम परफेक्ट केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये सब हम देख रहे थे कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन में काफी मतलब आ रहा था ये सब चीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस्ड होता है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए। जैसे जिंक का बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का एक है, और राइट हैंड साइड में भी जिंक का एक है, एक एक। समझ गए ना। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में दो है तो राइट में भी दो होना चाहिए। सल्फर अगर एक है लेफ्ट में तो राइट में भी एक होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर चार है तो यहाँ भी चार होना चाहिए। तो के, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होता है, जो होता है वो मतलब प्रोडक्ट में भी वही एटम होना चाहिए सेम नंबर में। देखो यहाँ पे एक और केमिकली रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, एक इक्वेशन आपको दिया गया है। फेरस H2O से रिएक्शन करके Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है, लेकिन ये क्या है, ये केमिकली बैलेंस्ड नहीं है। पहले इसको लिख लिया है कि फेरस का रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में तीन है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको ऑटोमेटिक मतलब 3 करना ही पड़ेगा। समझ गए ना। हाइड्रोजन का तो ठीक है, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का क्या है भाई, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना मांग रहा है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे तो एक ही गो है ना, एक ही गो है, और यहाँ 4 हो रहा है। तो ऑक्सीजन को 4 लेना, 4 लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो चीज यहाँ पे बैलेंस करना जरूरी है। एक तो क्या है, फेरस वाला,
यहाँ एक है, यहाँ तीन है, तो इसको भी तीन करने के लिए क्या करेंगे, 3Fe लेंगे। अब प्लस ऑक्सीजन में क्या करना पड़ेगा, 4 गो H2O लेना पड़ेगा, तब ना 4 गो हुआ। अब ये कितना हो गया, Fe3O4 चला गया, ऑक्सीजन 4 गो चला गया, ऑक्सीजन 4 चला गया, Fe3 चला गया, और प्लस में क्या बच गया, 4 गो H2 बच गया, 4 गो H2 बच गया। अब जाके ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। देखो, अब अगर मिलाओगे ये रिएक्टेंट का इधर प्रोडक्ट का, तो Fe, अब इसमें कितना है, Fe 3 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 3 है। हाइड्रोजन 8 गो रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी 8 गो है। और ऑक्सीजन 4 गो रिएक्टेंट में है, 4 गो प्रोडक्ट में भी है। तो इसका जो फाइनल स्टेप था ये वाला रिएक्शन का, ये था 4Fe+4H2 इक्वल टू Fe3O3+4H2, एक्चुअल में ये था। तो समझ में आ रहा है कुछ, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को। समझ में आया ना। देखो यहाँ पे फाइनल उसका लिखा हुआ है, Fe 4 गो ई ले लिया, ये बना आपको, और आगे दिया होगा, आगे देखो फाइनल स्टेप इसका यहाँ दिया हुआ है ना। 3 गो Fe और 4 गो H2O, तो Fe3 और फिर 4 गो H2 यहाँ पे, तो एक्चुअल में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको बैलेंस कैसे करना है। देखो एक बार और, उसको भी ज्वाइन करने दो, कर लिया है कनेक्ट। देखो, तो मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, A गो Fe दिया हुआ था और H2O दिया हुआ था, और ये मिल के बन रहा था Fe2O, Fe3O4 और प्लस H2 बन रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसका रिएक्टेंट क्या क्या है, रिएक्टेंट में Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसका संख्या कितना है, रिएक्टेंट में Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और प्रोडक्ट में इसका प्रोडक्ट जो बना इधर, इसमें क्या है भाई, Fe का संख्या इधर 3 है, हाइड्रोजन का संख्या तो मान लीजिए कि इधर कितना है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का संख्या 4 है। तो दो चीज बैलेंस नहीं है, फेरस बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि रिएक्टेंट में फेरस को 3 गुना करेंगे, 3 गो चाहिए तो 3 लिख दिए, और ऑक्सीजन हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इसको ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमको 4H2O लेना पड़ेगा। समझ गया ना। तब ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तब ये रिएक्शन करके Fe3O4 और प्लस, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज ऑटोमेटिक ये भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, 2 2 था, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जैसे ही यहाँ पे 4 लिए तो 8 गो हाइड्रोजन हो गया ना, 8 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ तो 8 है, लेकिन यहाँ 8 करने के लिए 4H2 बाहर निकलेगा। समझ गया ना। तो एक्चुअल में ये बैलेंस इक्वेशन हुआ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो समझ में आ गया कैसे बैलेंस होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस होता है, समझ में आ गया। क्या शिवम, एग्जाम तुम दे दिए कि अभी बचा हुआ है। देखो, अब ये चीज तो सब लोग जानता ही होगा, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब फेरस जो हम लोग लिए थे वो सॉलिड स्टेट में था, H2O लिए थे जो गैसियस स्टेट में था, Fe3O4 जो बना वो सॉलिड स्टेट में है, और H2 जो है वो गैसियस फेज में है। मतलब देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ पे H2O लिक्विड स्टेट में नहीं है, गैसियस स्टेट, मतलब उसका वेपर का यूज हुआ है।
फेरस को वाटर के वेपर के संपर्क में लाया गया है। तो ये सब चीज का मतलब पता होना चाहिए आपको कि सॉलिड गैस कहीं लिक्विड रहेगा तो एल लिखा रहेगा, कहीं कंसंट्रेटेड लिखा रहेगा। तो सब का मालूम होना चाहिए। थोड़ा चार्ज में लगाते हैं लैपटॉप, 1 मिनट वेट। तो ये सब हो गया भाई। इसको तुम लोग अध्ययन करो घर पे, ये सब क्वेश्चन बना के भेजो। समझ गए ना? ये सब क्वेश्चन बना के भेजिए। अब टाइम नहीं है थोड़ा सा। आप तुम लोग उतना पढ़े हो, कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़े होगे, कहीं कहीं पढ़े होगे, हम भी पढ़ाए होंगे पहले। ये सब क्वेश्चन अभी की खत्म होने के बाद बना के भेजिए। कहीं से देख के बनाइए, कहीं से बनाइए, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। समझ गए ना? खाली हम अब क्रैश कोर्स कर रहे हैं, अब एकदम जल्दी जल्दी। अब चलो, अब देखो, अब रिएक्शन बहुत सारा हम देखे थे कि जो मॉडल सेट है उसमें रिएक्शन बहुत सारा दिया रहता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये सब ये रिएक्शन आप लोग याद कर जाइए। देख रहे हो ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो छोटा छोटा चीज कंबाइन होके कोई एक बड़ा चीज बना रहा है, साथ में हीट निकल रहा है। तो इस तरह के चीजों को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाले, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, मतलब एक्वस फॉर्म। एक्वस मतलब पानी ही रहेगा, उबलता हुआ पानी मिला। समझ गए? हीट के साथ मिला। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो छोटा छोटा चीज मिलके एक बड़ा चीज बना रहा है। और ये सब का मतलब पता चल ही गया। ये सॉलिड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म, ये एक्वस फॉर्म, ये हीट निकला। तो ये सब बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए। हम बहुत 1 नंबर वाला क्वेश्चन में हम बहुत देखे हैं इस चैप्टर का यूज। ये सब इक्वेशन बहुत ज्यादा था। बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपका? ये सब आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ गया ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एक लिए थे सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन का दो लिए गैसियस फॉर्म में, बना कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन का दो लिए थे गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन का दो लिए थे गैसियस फॉर्म में, बना 2H2O लिक्विड फॉर्म में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? डू यू नो वाला पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। A solution of salt lime produced by a reaction इतना used to whitewashing wall. Calcium hydroxide reacts with कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, जैसे कि जो हम लोग अभी चूना, इसके पहले हम लोग डाले थे ना कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाले थे, तो यही चीज बना था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक्चुअल में क्या है कि चूना से जिससे घर पेंट होता है वो चूना बना। और ये क्या है कि इसको दीवार पे जैसे ही पोतेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आने से ये क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कड़ा परत होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिससे हमारा घर सुरक्षित रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट, और जितना वाटर रहेगा वो सूख के निकल जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। तो ये चीज भी जानना जरूरी है कि हम लोग जो पहले जमाने में चूना से जिससे पुताता था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी कि चूना को पानी में डाला हुआ होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का परत बना लेता है और वाटर गैस निकलता है। ये सब रिएक्शन तो पूरा याद होना चाहिए। बस, ये सब आखिरी रिवीजन अब चल रहा है। एकदम खटाखट कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ रहा है ना? देखो, अब देखो, जिस जिस रिएक्शन में हीट निकलता है ना उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए? जिस जिस रिएक्शन में हीट निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जिसमें हीट निकले। जैसे कि देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकाल रहा है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है? मीथेन होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है गैसियस फॉर्म में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक एक लाइन एनसीईआरटी का पता होना चाहिए। चलो, अब कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि छोटा छोटा चीज मिलके बड़ा चीज बन रहा था। डिकम्पोजिशन में जस्ट उसका उल्टा होगा, बड़ा चीज छोटा छोटा चीजों में परिवर्तित हो रहा है। समझ गया ना? तो देखो क्या है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है। जैसे फेरस सल्फेट, फेरस डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब क्या है? आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर वाला में हम बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, डायरेक्ट ये पूछा हुआ कि ये कौन सा मतलब रिएक्शन है बताओ, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम लोग को, देखोगे तो घबराओगे नहीं। ये सब रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब डिस्प्लेसमेंट, ये सब बढ़िया से पढ़ के जाना। देखो भाई, वहां हम लोग क्या कर रहे थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा के कैल्शियम कार्बोनेट बनाए थे ना। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट अगर ज्यादा धूप उप हुआ, ज्यादा हीट के संपर्क में आया, हीट के संपर्क में आया तो क्या हो जाएगा? फिर से कैल्शियम ऑक्साइड, चूना आपका घर का निकल भी सकता है। समझ गया ना? फिर से चूना बन गए, निकल जाएगा पेंट, निकल भी जाता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको याद होना चाहिए। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का नाम है, चूना का नाम है। कोई दिक्कत? दो गो रिएक्शन समझ में आया ना? देखो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन दिया है। लेड नाइट्रेट, लेड का फॉर्मूला होता है पीबी। यहाँ पे NO3 है, होल ट्वाइस 2 है, ये 2 को लिया है। ये लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में है। ये हीट के संपर्क में आने पे क्या हो रहा है? इसको अगर गर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? पीबी ऑक्साइड बना रहा है, मतलब लेड का ऑक्साइड बना रहा है, लेड का ऑक्साइड बना रहा है। प्लस में क्या बना रहा है? लेड ऑक्साइड प्लस में क्या बना रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, प्लस में ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो जो कठिन वाला है उसको तो और ज्यादा अच्छे से याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक चीज देख रहे हो ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर मतलब हीट उट के संपर्क में आने पे हो रहा है। क्या समझे? 13 दिन 13 चैप्टर फिनिश करो तुम लोग, 13 दिन में 13 चैप्टर साइंस का। देखिए, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर निकल गया बाहर, क्लोरीन गैस बन के निकल गया जैसे ही उसको सनलाइट के संपर्क में आया। समझ गया ना? ये सब इंपॉर्टेंट है। यू विल सी द दैट white silver chloride turns gray in the sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into the silver and the chlorine by light.
ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, तो ये सब एकदम पढ़ना है अच्छा से। फिर AgBr, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, वहां कोलिन निकला था, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, सिल्वर ब्रोमाइड का भी वैसे ही सेम हो सकता है। समझे ना? तो HW में तो तुम जान ही रहे हो कि इसके पहले जो एक्सरसाइज आया था वो भी दिए थे, और ये फिर दो गो क्वेश्चन आ गया तो ये भी दे दिए हैं। जितना भी क्वेश्चन आ, ये सब बैठ के अभी बनाना है HW। रिवीजन मतलब रिवीजन, क्योंकि अब दोबारा मौका कहाँ मिलेगा, अब तो मतलब 15 दिसंबर होते होते साइंस खत्म कर लो। साइंस में कम से कम 100 में 100 ला दो। साइंस और मैथ में 100 लाओ। लेकिन इसके लिए हम सिर्फ 40 मिनट पढ़ाएंगे उससे तो नहीं होगा। 10 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा एक आध सौ। उसका फिर गायब हो गया शिवम का कैसे। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा ना, जैसे देखो ये Fe था और ये CuSO4 था। अब क्या हुआ ना इसमें कि पहले कॉपर सल्फेट, सल्फेट SO4 कॉपर के साथ था, लेकिन जैसे इसमें फेरस के संपर्क में लाए, ये अब इसी इसके साथ चला गया, फेरस के साथ चल गया, कॉपर यहाँ से बाहर निकल गया। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के संपर्क में आया तो ये SO4 उठ के अब जिंक के साथ चला गया। लेड को अगर कॉपर क्लोराइड के संपर्क में लाया तो यहाँ से कोलिन निकल के ये लेके चला गया। मतलब इसमें क्या होता है ना कि रिएक्टिविटी सीरीज होता है, मतलब ये मतलब समझ रहे हो ना, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। समझ रहे हो ना कि इसका इतना चीज ये लेके भाग गया, इस तरह के चीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पर तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। यहाँ पे आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ गए ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है। फेरस था सॉलिड फॉर्म में, CuSO4 था एक्वस फॉर्म में, यहाँ से SO4 हट के फेरस के साथ लग गया। अब ये फेरस सल्फेट एक्वस के फॉर्म में आ गया, कॉपर आ गया सॉलिड फॉर्म में। जिंक के साथ भी वही हुआ, SO4 इसका ये लेके भाग गया, प्लम्बम इसका क्लोरीन लेके भाग गया, लेड, लेड कोलाइड बना लिया। तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल, एक ही जगह हो रहा है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक नंबर वाला क्वेश्चन तो एकदम निश्चित तौर पे डायरेक्ट इक्वेशन आना है। देखिए सोडियम सल्फेट, ये सब नमवन तो कम से कम यादें रखो तुम लोग। सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड। अब क्या हो गया, देखिए सोडियम के साथ SO4 था और बैरियम के साथ क्लोराइड था। क्लोराइड सोडियम के साथ चला जाएगा और सल्फेट बेरियम के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस तरह के चीज को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जब दोनों रिएक्टेंट का एक एक एटम एक्सचेंज हो रहा है ना भाई। इसमें क्या हो गया, सोडियम क्लोरीन को ले गया और बेरियम सल्फेट को ले गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात? चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो क्या होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का घटना रिडक्शन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना तो ऑक्सीडेशन, और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गायब हुआ तो इसका रिडक्शन। कोई दिक्कत यहाँ पे, इस वाले स्टेटमेंट से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जिंक से ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। समझ गए ना? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना, इसका क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। If a substance gain oxygen during the reaction, it is said to be oxidized. If a substance lose oxygen during a reaction, it is said to be reduced. तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन में कोई दिक्कत देखो। लेकिन अगर कोई वैसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन एक साथ होता हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना,
जिंक ऑक्साइड को कार्बन के संपर्क में लाएं तो Zn हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो जिंक का क्या हुआ भाई? रिडक्शन। कार्बन का क्या हुआ भाई? ऑक्सीडेशन। दोनों मिला के क्या कहलाएगा भाई? रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये ये भी सेम हो रहा है। MnO2 था, 4HCl था, Mn कोलाइड हो गया। देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन Mn से गायब हो गया ना, तो Mn का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाइड्रोजन का हो गया भाई, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। Mn का रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कोलिन का भी रिडक्शन हो गया। तो ऐसा भी चीज होता है कि एक साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता रहे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। कोरोजन और रैंसिडिटी तो तुम लोग पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। You must have observed that the iron articles are shiny when new, but get coated with the reddish brown powder when left at sometimes। मतलब कोई चीज आयरन का खरीदते हो तो उस समय नया होता है, चमकता हुआ होता है, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वैसा होता है उस पे क्या होता है, कोटिंग हो जाता है उसका, खराब होने लगता है, इस कारण हो सकता है। समझ गए ना? इसका मेन कारण क्या है? कोरोजन का मेन कारण है मॉइस्चर और एसिड के संपर्क में आने से उसका क्या होता है? कोरोजन होता है। इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। मतलब देखो, सिल्वर कैसा कलर का हो जाएगा? कोरोजन के बाद ब्लैक कलर का हो जाएगा। और कॉपर किस कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। और रेडिश ब्राउन कलर का आयरन हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन रेडिश ब्राउन कलर का, कॉपर क्रोजन के बाद ग्रीन कलर का, सिल्वर क्रोजन के बाद ब्लैक कलर का। क्रोजन काउजिंग डैमेज ऑफ कार बॉडीज। कार का बॉडी 10 साल के लिए बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, पानी उनी सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रिज टूट सकता है। आयरन का रेलिंग, सीप, सब चीज एक न एक दिन खत्म हो जाता है कोरोजन के कारण, स्पेशली डोज ऑफ आयरन। corrosion of iron is serious problem every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron। मतलब रेल का पटरी, रेल, बहुत सारा चीज में तो आयरन का यूज हो रहा है। तो कोरोजन आयरन में होना एक सीरियस प्रॉब्लम है। कोरोजन में तो कोई दिक्कत है नहीं तुम लोग को। रैंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फेट ऑयल containing food material left for long time? When fat and oil are oxidized they become rancid and their smell and taste change. Usually substance which prevent oxidation are added to food containing fat and oil. Keeping oil in airtight container help to slow down oxidation. Did you know that the chips manufacturing usually flux bags of chips with the gas such as the nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? मतलब क्या होता है कि हम लोग खाना को अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, रैंसिड हो जाता है। समझ गए ना? उसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे चिप्स जो पैकेट बनाता है, चिप्स कुरकुरे वाला, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देता है ताकि वो रिएक्शन नहीं, किसी से ऑक्सीडाइज ना हो पाए, ऑक्सीजन उसके संपर्क में जल्दी से ना आ पाए। तो ये सब क्वेश्चन बनाना है, ये क्लास खत्म होने के बाद ये सब क्वेश्चन हमको बन के मिलना चाहिए। ठीक है? मजाक अब चलेगा नहीं, कितना भी तबीयत खराब हो एग्जाम तो पास होना ही है। ये भी फायदा कर सकता है, शिवम को तो फायदा कर सकता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। समझ गए ना? Decomposition reaction are opposite to combination reaction. In the decomposition reaction, a single substance decomposed to two or more substance. In combination reaction, two or more substance combine to form new single substance। समझ गए ना? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन होता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी।
तो बस भाई अब क्वेश्चन क्वेश्चन वाला आ गया जमाना। तो एक्सरसाइज बनाइए मस्त एकदम। और जो नहीं आएगा उसका कल होगा सुनवाई। तब तो बहाना मारने से कुछ होना नहीं है। आराम से बैठ के आप 20 गो क्वेश्चन इधर, आप 5 6 गो उधर, 20 25 क्वेश्चन 10 बजे तक बैठ के बनाओ आराम से। 10 बजे तक किताब है ये है, अभी तो मान लो हेल्प ले सकते हो, किताब पलट के देख सकते हो, कहीं से हेल्प ले सकते हो। और एकदम नहीं समझ में आया तो कल इसका डाउट क्लास लगेगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसका कल लगेगा क्लास। समझे ना? तो ये था क्रैश कोर्स। इसमें हम लोग मेनली इक्वेशन को बैलेंस करना सीख रहे थे। 3 टाइप का रिएक्शन पर है। कौन कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर है, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर है, डिस्प्लेसमेंट पर है। डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक पढ़े थे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट निकलेगा, तो वहां पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़े कोरोजन के बारे में, फिर हम लोग रैमसिडिटी के बारे में पढ़े। तो ये सब देखिए, अब जैसे कि ये सब एक्सरसाइज बनाइएगा तो ये सब आपको लिखिएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं आदमी। वाइल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लरिश व्हेन नाइट्रोजन, वाई। ये सब का आंसर जानो, कहीं ना कहीं से जानो, किताब पढ़ के जानो। इस चांद का कहीं ना कहीं से जानो। हम लोग पेंट क्यों करते हैं आयरन आर्टिकल पे? पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में ना आए, उसमें क्रोजन नहीं हो, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 20 क्वेश्चन इधर है और 5 6 उधर है। 10 बजे तक बैठ कर बनाओ, नहीं तो फिर चेकिंग होगा, घर फोन जाएगा सबका। तबीयत ठीक है सबका? 4 दिन में 4 चैप्टर समाप्त करना है केमिस्ट्री का। कल दूसरा चैप्टर होगा भाई, ये कभी नहीं होगा अब आज के बाद ये चैप्टर। समझ गया ना? क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम में तो समझ लेना। बहुत आसान है, लेकिन 1.5 2 घंटा अभी टाइम दो, 20 क्वेश्चन बना के रखो कहीं से देख के भी। समझ गया ना? आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। हमको मिल जाना चाहिए, 10 बजे तक आ जाना चाहिए सब क्वेश्चन बना के। 10 11 बजे तक पढ़ना होगा अब उतना तो। हम भी जग रहे हैं आजकल, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी। 3 4 दिन बाद बायोलॉजी पढ़ाएंगे। खुद पहले हम पढ़ रहे हैं अभी बायोलॉजी। अभी 4 दिन में केमिस्ट्री का चारों चैप्टर समाप्ति करना है पहले। फिर 4 दिन में बायोलॉजी, और फिर अगला 4 दिन में फिजिक्स। एक इन्वायरमेंट बचेगा वो लास्ट दिन। अभी 10 दिन चलने देते हैं साइंस से, फिर मैथ पे आएंगे हम लोग। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त।